कहानी की शुरुआत में हम एक ओल्ड कपल को देखते हैं, जहाँ ये बूढ़ा आदमी अपनी वाइफ से पूछता है कि अगर वापस से जवान हो जाती तो क्या करती। इसके बाद बोलते हैं कि अब इसका कोई फायदा नहीं है, बस ऐसे पीसफुल बातें करना ही हमारे लिए काफी है। और अब दोनों अपनी शादी पे लगाए गए एक 60 साल पुराने ट्री को देखने के लिए जाते हैं। अब दोनों जने ट्री के पास पहुँच जाते हैं। तब इन्हें याद आता है कि एक तूफान के अंदर ये ट्री गिर गया था, पर तब इन लोगों को उस ट्री के ऊपर एक गोल्डन एप्पल दिखता है। इसके बाद अगली सुबह हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं और अब वो जैसे ही खुद को शीशे में देखता है, पाता है कि वो पूरी तरह से जवान हो चुका है। इसके बाद तुरंत वो अपनी पत्नी के पास जाता है और देखता है कि वो भी जवान हो चुकी है। दोनों जने खुद को ऐसा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब शाम के वक्त इनके घर पर इनकी पोती मीनू आती है, लेकिन वो अपने दादा दादी को जवान देखकर एकदम हैरान हो जाती है। अब मीनू अपने दादा दादी के साथ मिलकर उनके घर में बातें कर रही होती है और यहाँ मीनू अपने दादा पे कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रही होती है और दादाजी को टाइट की पकड़ कर अपनी दादी से बोलती है, क्या मैं दादाजी को ले सकती हूँ? लेकिन इसके लिए उसकी दादी उसे साफ मना कर देती है। और अब मीनू अपने पापा को बताती है कि दादी और दादाजी दोनों वापस से जवान हो चुके हैं। ये सुनकर उसका फादर भी एकदम हैरान हो जाता है। इसके बाद हम एक पार्क के अंदर काफी सारे बूढ़े लोगों को देखते हैं। तब यहाँ तो बूढ़े आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इनो और शुजो काफी टाइम से आ नहीं रहे हैं, जिस पर ये दूसरा आदमी बोलता है कि इनो की हमेशा ही तबीयत खराब रहती है और हमारी एज में ये सब होना तो आम बात है। तभी हमें यहाँ शुजो को दिखाया जाता है और सारी बुढ़ियाँ उस पर मर रही होती है। तब ये देखकर वो बूढ़े आदमी बात करते हैं कि इनो और शुजो वापस से जवान हो गए। तभी यहाँ इने इन दोनों बूढ़ों को भी चाय ऑफर करती है, पर इने को जवान देखकर बूढ़ों के दिल की धड़कन रुक जाती है और वो चाय अपने ऊपर ही गिरा लेते हैं। तब इन्हें उनके लिए टावल लेने जाती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शुजो का बेटा उससे बोल रहा होता है कि आप दोनों काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, चलिए हमारे साथ रह लीजिए। लेकिन शुजो अपने बेटे को ये कहकर मना कर देता है कि ये जमीन उसकी पुश्तैनी जमीन है जो कि उसकी फैमिली 100 सालों से प्रोटेक्ट कर रही है और वो उसे नहीं छोड़ सकता। यहाँ हम देखते हैं कि इने को उसकी बहू अपने साथ चलने के लिए मना रही होती है, पर तब इने बोलती है, मेरे लिए सब कुछ सही रहेगा जब तक मैं अपने पति के साथ रहूंगी। और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जब उनकी बहू अपने घर आती है, जहाँ वो आते ही सासू माँ को ढूंढने लगती है। लेकिन तब वो देखते हैं कि उसके ससुर काफी ज्यादा जवान हो चुके हैं। शुजो बताता है कि इने एक मीटिंग में गई है। अब शुजो की बहू अपने रूम में चली जाती है और सोचती है कि क्या पापा हमेशा से इतने ही जवान थे। और अब वो सोचती है कि उसे ये बात अपने पति योशाकी को भी बतानी होगी। नेक्स्ट सीन के अंदर हम योशाकी को देखते हैं जो कि अपने माता पिता को जवान देखकर एकदम हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ मीनू अभी भी अपने दादा के चिपके जा रही होती है, जो देखकर उसके बाद बोलती है कि उन्हें परेशान मत करो, वो तुम्हारे दादा हैं। लेकिन मीनू नहीं मानती और वो अपने दादा से चिपके जा रही होती है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि शुजो के गाल पर एक चाटे का निशान होता है और योशाकी अपनी बेटी को लेकर जा रहा होता है और बोलता है, मैं बाकी भाइयों को भी इसके बारे में बता दूंगा। तब इन्हें योशाकी के सर पर हाथ रखती है और बोलती है, अडल्ट हो जाने के बाद तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देता होगा। और तब योशाकी को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। तब मीनू बोलती है कि उसे भी शाबाशी चाहिए, जिसके बाद उसकी दादी उसके सर पर भी हाथ रख देती है। इसके बाद हम कुछ बुड्ढों को देखते हैं जो कि इस साल के स्पोर्ट फेस्टिवल के बारे में बातें कर रही होती है। तब एक बुड्ढा बोलता है कि अब तो फेस्टिवल में कोई नहीं आता, जब से उन लोगों ने मीना माची और किटा माची को ऐड किया है कोई भी बच्चा यहाँ नहीं आता और बाकी सारे हमारी एज के बूढ़े होते जा रहे हैं। ये बुड्ढे लोग आपस में डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी एक बुड्ढा यहाँ पर शुजो को लेकर आता है। शुजो को देखकर सभी बुड्ढों के अंदर एक उम्मीद जग जाती है और शुजो उनके लिए किसी भगवान से कम नहीं होता। सारे बुड्ढे शुजो के सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। तब एक बुड्ढा शुजो से बोलता है, क्या तुम स्पोर्ट फेस्टिवल ज्वाइन करोगे इस साल? और शुजो के बिना ही ये लोग फैसला कर लेते हैं कि शुजो इसे ज्वाइन जरूर करेगा। इसके बाद टाउन फेस्टिवल का दिन आ जाता है। अब ये बूढ़ा आदमी यहाँ पर बोलता है, मैंने सुना है कि मीना माची इस बार ज्वाइन नहीं कर पाएगा और बाकी सारे तो बूढ़े हैं यहाँ पर, और इसलिए मुझे पता है कि सिर्फ किटा माची ही जीतेगा। और ये बूढ़ा नेबर हाउस काउंसिल का हेड है इगाराशी हिसके, जो कि यहाँ अपने 2 पोतों के साथ पार्टिसिपेट करने आया है, जिसमें से पहला है इगाराशी सोता जो कि अपने स्कूल में एक सॉकर का बेस्ट प्लेयर है और दूसरा है इगाराशी डाइकी जो कि अपने स्कूल की बेसबॉल टीम का कैप्टन है। और अभी अपने पोतों के साथ मिलकर सभी बुड्ढों पर हंसने लगता है। तभी मीना माची एसोसिएट का हेड सानो बोलता है, हमारे पास इस साल एक सीक्रेट वेपन है और वो है साइटोस। ये सुनकर बुड्ढा हिसके बोलता है, तुम्हारा मतलब इने और शोजे? पर तभी यहाँ इने और शोजो आ जाते हैं और उन दोनों को जवान देखकर बुड्ढा अपने पोतों के साथ एकदम हैरान हो जाता है और सोचता है कि शायद ही उन दोनों के पोता पोती हैं। तब शोजो बताता है कि हम साइटोस हैं। अब इनका पहला गेम स्टार्ट होता है जो कि टग ऑफ वॉर होता है और हिसके की मीना माची टीम जीत रही होती है। तभी एक बूढ़ी औरत इन्हें को यहाँ पर चेयर करने के लिए बोलती है और जैसे ही इन्हें चेयर अप करने लगती है सभी बुड्ढों में जोश आ जाता है और वो मीना माची टीम से जीत जाते हैं। इसके बाद अगला गेम 3 लेग रेस होता है जिसमें हिसके के पोते जीत रहे होते हैं, पर तभी स्क्रोल शोजो के हाथ में आ जाता है और इन्हें और शोजो उन दोनों से आगे निकल जाते हैं और मन में सोचते हैं, हम लोग 70 साल से एक साथ हैं, हमें एक दूसरे के मुंह अच्छे से पता है। और अब दोनों रेस को जीत जाते हैं और इसके बाद एक एक कर वो दोनों हर एक गेम को जीत जाते हैं। शोजे के जीतने के बाद हिसके उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और सोचता है कि 70 साल पहले उसने इन्हें को जीत लिया और आज उसके पोतों से उनकी स्माइल भी छीन ली। जिसके बाद अपने पोतों से बोलता है कि हमारे पास अगला साल भी है। तभी यहाँ इन्हें इनके साथ खाना खाने आ जाती है और हिसके को बताती है कि शोजे के पास में हैंडल नहीं कर सकती। तब हम शोजे के पास देखते हैं कि सारी बुड्ढियाँ उसके पीछे पागल हो रखी है। अब यहाँ इन्हें हिसके को खाना देती है और बोलती है कि तुम्हारी वाइफ को मरे 3 साल हो चुके हैं और तुम्हारे पोते तुम्हारी तरह दिखते हैं जब तुम जवानी में थे। अब इन्हें यहाँ बताती है कि मुझे वो दिन याद आ गया जब तुमने मुझे प्रपोज
किया था। इससे उसके पोतों को समझ में आता है कि आखिर क्यों उनके दादा इनके पीछे हमेशा लड़ते रहते हैं। और अब थोड़ी देर बाद इने यहाँ से चली जाती है। इने के जाने के बाद हिस्के के पोते आपस में डिस्कस करते हैं कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम समझ सकते हैं कि हमारे दादा उन्हें हासिल क्यों नहीं कर पाए। और तब हमें एक फ्लैशबैक फोटो दिखाया जाता है हिस्के का। अब स्पोर्ट डे के कुछ दिनों बाद हिस्के अपने पोते सोता को कुछ सामान देकर शोजो के घर भेजता है किसी काम से। तभी घर के अंदर से मीनू बाहर आती है, जिसे देखकर शोता एकदम हैरान हो जाता है। मीनू उसे अंदर बुला लेती है, लेकिन शोता यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस होता है और वो सोचता है कि ये तो क्लास में काफी ज्यादा पॉपुलर है। शोता इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि वो फोन चलाने लगता है। अंदर से दोनों को बात करते हुए मीनू की माँ काइडे देख रही होती है और अब काइडे को लगता है कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। जिसके थोड़ी बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शोजे शोता से बातें कर रहा होता है, लेकिन शोता काफी ज्यादा डरा होता है क्योंकि मीनू की माँ काइडे और इने दोनों ही उसे काफी देर से घूर रहे होते हैं। इससे शोता को लग रहा होता है कि वो जैसे पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग में आया हो। अब शोजे शोता से सीधा पूछ लेता है कि क्या तुम दोनों एक ही क्लास में हो और क्या शोता तुम किसी लड़की को। तभी इने उसका मुंह बंद करा देती है। थोड़ी देर बाद शोता यहाँ से चला जाता है। मीनू बोलती है कि मुझे उससे थोड़ी देर बाद अकेले में और बात करनी थी और ये बात शोजे सुन लेता है और थोड़ा हैरान हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ शोता अपने दादा हिस्के से बोलता है कि मुझे कैसे भी कर दोबारा से उनके घर भेजो। अब यहाँ मीनू अपने दादा दादी से बातें कर रही होती है और बोलती है कि मतलब दादी जी ने आपको पहले प्रपोज किया था। इस पर शोजे हाँ कहता है और बताता है कि वो मेरे को पहले से ही पसंद थी, तो मैंने कहा कि हम खुश रहेंगे ऐसे ही। शोजे बताता है कि लेकिन मेरे पापा इसके लिए बिल्कुल नहीं मान रहे थे, वो चाहते थे कि मैं अरेंज मैरिज करूं और आगे बताते हैं कि मैं नहीं माना, जिसके बाद हम दोनों आपस में लड़े। फिर मैंने सोचा शायद हमें घर से भाग जाना चाहिए और तुम्हारी ग्रैंड माँ के सपोर्ट से मैं हमेशा ही टिका रहा। ये उस समय काफी ज्यादा कूल हुआ करती थी। अब मीनू जिद करके पूछने लग जाती है कि आखिर किस तरह से कूल हुआ करती थी दादी माँ। शोजे बताता है कि इन्होंने उस लड़की से बात करी थी जिससे अरेंज मैरिज करने के लिए मेरे फादर ने मुझे मिलाया था और तुम्हारी दादी माँ ने उसके मुँह पर साफ बोल दिया कि तुम मेरे शोजो को मेरे से नहीं छीन सकती। ये जानकर मीनू काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी दादी माँ से वही चीज करने के लिए बोलने लगती है। मीनू इसको लेकर काफी ज्यादा जिद पर अड़ जाती है, जिसके बाद इनो को ये करना ही पड़ता है। जिसके बाद इन्हें सेम वैसा ही एक्ट करती है, जो देखकर मीनू काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगली सुबह गार्डन से आते हुए हम दो लड़कों को देखते हैं। तभी उन दोनों की नजरें इने पर पड़ती हैं और इन्हें को देखते ही वो दोनों शर्माने लग जाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए बोलते हैं, क्या माल है यार, आखिर ऐसी लड़की यहाँ क्या करती है। लेकिन अब इन दोनों को क्या पता कि ये लड़की तो असल में बूढ़ी औरत है। खैर तभी यहाँ पर शोजे आता है और इने को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर ले जाता है और ये देखकर उन दोनों लड़कों का दिल टूट जाता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें शोजो न्यूज़पेपर के अंदर लड़कियों की ड्रेसेस दिख रहा होता है और वो प्रेजेंट टाइम देखते हैं जहाँ शोजो अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तब इने उससे पूछती है कि क्या कहीं वो बाहर गया था और तभी इने अपने पास एक लिफाफा देखती है और जैसे ही इने उसे खोलती है उसे एक व्हाइट कलर की ड्रेस मिलती है, जो देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और शोजे को पीछे से हग कर लेती है। इसके बाद दोनों टीवी पर एक रोमांटिक सीरीज देख रहे होते हैं जिसमें लड़का रोमांस करते हुए लड़की को किस करने लगता है और ये देखकर शोजो भी इने के साथ रोमांस करने लगता है। पर तब इने शोजे के सारे रोमांस पर पानी फेर देती है और बोलती है, मुझे कुछ भी वैसा फील नहीं हो रहा और ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ 70 सालों से हैं और शायद इसीलिए इन चीजों से उन्हें फर्क भी नहीं पड़ता। खैर अब शोजे यहाँ से जाने लगता है और तब इने को रियलाइज होता है कि उसकी दिल की धड़कनें सच में बढ़ गई थी। अब रात में हम देखते हैं कि इने कॉल पर अपने दूसरे बेटे ताकाहिरो से बोलती है, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी बेटी आज मेरे ही घर रुकेगी। और अब हम देखते हैं कि ये है इने की दूसरी पोती शोरी, जो कि ताकाहिरो की बेटी है। शोरी मन में सोचती है कि मेरा पापा के साथ झगड़ा हो गया और जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा दादा दादी जी वापस से जवान हो चुके हैं। अब इने उससे खाने के लिए पूछती है, लेकिन शोरी मना कर देती है और याद करने लगती है। स्कूल में उसके सारे दोस्त उसे बोरिंग बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा अपने करियर के लिए पढ़ती रहती है और वहीं उसके डैड उसके हमेशा पीछे लगे रहते हैं। इने शोरी को ऐसी हालत में देखकर उसको चीयर अप करने लगती है और उसे समझाने लगती है। तब शोरी को बचपन का एक दिन याद आता है जब वो अपनी दादी माँ के साथ थी और तब इने ने उससे पूछा था कि तुम बड़ी होकर क्या बनोगी, जिस पर शोरी ने कहा था कि वो एक डॉक्टर बनेगी और इने का इलाज कर उसको पूरा ठीक कर देगी। यहाँ प्रेजेंट टाइम में भी इने ने शोरी को गले लगा रखा था। तब हमें इने का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ रखी थी, लेकिन शोजे उसका पूरा ध्यान रखता था। इने को रिग्रेट होता था कि आखिर वो कैसी पत्नी है जो अपने पति को खुश भी नहीं कर पाती, लेकिन हमेशा शोजे उसे चीयर अप करता था। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि इने लड़कियों के स्विम सूट को लेकर एक मैगजीन में उनकी फोटोज देख रही होती है और सोचती है कि क्या उसे शोजो के लिए एक पहनना चाहिए, लेकिन फिर वो खुद में ही शर्माने लगती है क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत है, वो अपना बदन ऐसे नहीं दिखा सकती। तब उसके बगल में शोरी आ जाती है और बोलती है, आप ऐसा पहन सकती हो, इसमें शर्माने की क्या बात है। लेकिन तब इने शोरी को समझाती है कि वो एक बूढ़ी औरत है, वो ऐसा नहीं कर सकती और अब इन्हें सोच लेती है कि उसे शोजो के सामने बस उस व्हाइट ड्रेस को पहन लेना ही काफी रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इने के घर पर मीनू होती है और वो
देखते हैं कि इने की आंखें इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि वो बिना चश्मे के भी न्यूज़पेपर पढ़ सकती है। ये बात सुनकर शोजो भी थोड़ा हैरान हो जाता है और तब मीनो इने से न्यूज़पेपर में एक अजीब सी लाइन पढ़ाती है जो कि थोड़ी फ्लर्टिंग लाइन थी। ये पढ़ने के बाद इने और शोजो शर्माने लग जाते हैं और मीनो दोनों पर हंसने लग जाती है। इसके बाद मीनो टीवी पर एक सीरीज देख रही होती है जिसमें एक लड़का लड़की ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। मीनो अपने दादा दादी से पूछती है कि क्या आपने कभी एक दूसरे का हाथ पकड़ा है बाहर। इस पर ये शर्माते हुए बोलती है ये तो बिल्कुल पागलपन है। ये कुछ ऐसा है कि आप पूरी दुनिया को बता रहे हो कि आप किसी को डेट कर रहे हो। और वो दोनों सोचते हैं कि बूढ़े में एक दूसरे का हाथ पकड़ना एक दूसरे को सहारे देना जैसा है, लेकिन जवानी में ये कुछ ऐसा है कि आप सबको वो शो कर रहे हो। इसके बाद हम देखते हैं कि इने और शोजो मार्केट से घर की तरफ आ रहे होते हैं। तब शोजो ये नोटिस करता है कि इने ने अपने एक हाथ में ग्लव्स नहीं पहना है और ये बात वो इने से पूछ भी लेता है, जो सुनकर इने शर्माने लग जाती है। तब उसे शर्माता देखकर शोजो भी समझ जाता है और शर्माने लग जाता है और अब वो अपना लेफ्ट हैंड नीचे कर लेता है और तब इने उसका वो हाथ पकड़ लेती है और दोनों खुशी खुशी घर की तरफ चले जाते हैं। अब अगले दिन इने और शोजो अपने बेटे ताकाहिरो के क्लिनिक पर आते हैं। दोनों को जवान देखकर ताकाहिरो एकदम हैरान हो जाता है और अब वो अपनी मदर का चेकअप कर दोनों को घर भेज देता है। अब दोबारा समय फ्लैशबैक बताया जाता है जहाँ पता चलता है कि इनो के लंग्स में कैंसर पाया गया है। ताकाहिरो बताता है कि वो डॉक्टर इसीलिए बना था ताकि वो अपनी मदर का इलाज कर उन्हें ठीक कर सके, पर आखिर में वो बस अपनी मदर को एक अच्छे डॉक्टर को ही दिखा पाया। उसकी सारी पढ़ाई वेस्ट हो गई। और अब प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि ताकाहिरो रो रहा होता है और अपनी मदर के लिए काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि अब वो पूरी तरह से ठीक होती हैं। तभी हमें दोबारा से फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इने और शोजो ने मिलकर वो ट्री लगाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक तूफान में वो ट्री टूट गया। लेकिन अपनी मेहनत से इने और शोजो ने जैसे तैसे कर उस ट्री को खड़ा कर दिया। इसके बाद हमें वो वाला दिन दिखाया जाता है जब उन्हें गोल्डन एप्पल मिला था। इने शोजो उस एप्पल को घर लाकर काट कर खा लेते हैं। तब रात में वो ट्री बोलता है इस जिंदगी के लिए आपका शुक्रिया। ऐसा बोलकर वो ट्री खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें इने को उसके सपने में दिखाया जाता है। इने अपने सामने एक आर्ट ग्लास को देखती है और अब वो उसके ऊपर ही आने लगता है। और अब अगली सुबह इनो अपने सपने के बारे में शोजो को बताती है। शोजो बोलता है कि उसने भी यही सेम चीज देखी। अब शोजो इने को सरप्राइज करते हुए बताता है कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है। इस पर इने उससे पूछती है कि क्या कुछ स्पेशल खाना चाहोगे, जिस पर शोजो साफ मना कर देता है। लेकिन जब इन्हें किचन में देखती है तो वहाँ उसे एक केक मिलता है जो कि शोजो ने उसके लिए सरप्राइज रखा था और अब वो दोनों इस केक को खाते हैं। अब अगले दिन घर की सफाई करते वक्त शोजो अपने स्कूल के बारे में बताने लगता है कि मिडिल स्कूल के बाद उसे स्कूल को छोड़ना पड़ा। तब इने भी अपने स्कूल के बारे में बताती है कि वो जापान में गर्ल्स स्कूल के अंदर थी, लेकिन अब वो इने के लिए एक सपने की तरह है क्योंकि वॉर के बाद सब कुछ बदल गया था। वॉर के बाद इने को वापस अपने गाँव में आना पड़ा। इने को खेतों में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब वो शोजो से मिली उसकी जिंदगी बदल गई। अब कुछ देर बाद यहाँ शोरी इन दोनों से मिलने आती है और साथ में शोजो के लिए गेम भी लाई होती है जो कि उसके फादर ने उन्हें देने के लिए कहा था। ये गेम एक ज़ॉम्बियों का गेम था जिसे देखकर शोजो थोड़ा हैरान था। शोजो इनो को ये गेम खेलता देखकर शोरी को लगता है कि शायद ये लोग इस गेम को ना झेल पाए, और हम देखते हैं कि थोड़ी देर में ही शोजो सारे ज़ॉम्बीज को शूट करने लग जाता है और इन्हें चैनसो से सारे ज़ॉम्बीज को काटने लग जाती है और ये देखकर शोरी एकदम हैरान हो जाती है। और कुछ देर बाद इने और शोजो पूरी गेम को ही खत्म कर देते हैं। अब शाम होने पर यहाँ पर मीनो भी आ जाती है और शोरी को घर में देखकर उससे चिपकने लगती है, लेकिन शोरी उससे खुद से दूर हटाने लगती है। मीनो बोलती है कि क्या तुम भूल गई, हम दोनों तो बचपन में साथ में खेला करते थे और अभी भी भले ही हम दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें देख ही नहीं पाती। मीनो शोरी से पूछती है कि क्या तुम ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से प्यार नहीं करती। अब शोरी जैसे ही इस पर हाँ करती है तभी यहाँ पर शोजो आ जाता है और वो शोरी की बात का कुछ अलग ही मतलब समझ लेता है। तब शोरी ग्रैंडपा को समझाने लगती है। रात में शोजो को वापस से वही शोजो उस आर्ट ग्लास को देखकर सोचने लगता है कि आखिर ये कैसा सपना है जो कि इने को भी आता है। हम जब से जवान हुए हैं हमें हर रोज ये सपने आते हैं। अभी लाइफ में काफी कुछ ऐसा बचा है जो मुझे इने के साथ करना है। तभी गलती से शोजो से वो आर्ट ग्लास दूर गिर जाता है और अब वो इने को उठाने लगता है और उसे बताता है कि मैं वापस से बूढ़ा हो गया। ये देखकर इने भी थोड़ा हैरान हो जाती है। पर अब शोजे सोचने लगता है कि शायद इने को मैं जवान ही पसंद था, पर तब इने उससे बोलती है मैंने तुम्हारी जवानी या तुम्हारे बुढ़ापे से प्यार नहीं किया था, मैंने सिर्फ साइटो शोजो से प्यार किया था। ये सुनकर शोजो को रियलाइज होता है कि उसकी बातें उसका इने के साथ बिताए गए समय की डिसरिस्पेक्ट करना जैसा है और अब वो इने से कहता है हम दोनों ट्रिप पर जरूर जाएंगे। अब इने और शोजो दोबारा से अपने बेटे ताकाहिरो के पास जाते हैं। ताकाहिरो दोनों को देखकर सोचता है कि आखिर आप दोनों की बॉडी के साथ ये हो क्या रहा है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि शोजो की बॉडी अभी भी जवानों जैसी होती है। अब ताकाहिरो इने को बताता है कि शोजो की हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन इने अभी अपनी 20s में है और अगर ऐसा ही रहा तो वो लोग नहीं जानते कि इने कब तक जिंदा रहेगी। अब बाहर इने इसके बारे में सोचने लग जाती है कि अगर वो ऐसे ही और जिएगी तो उसके पति तो कब के मर जाएंगे और उससे पहले उसके दोनों बेटे भी मर जाएंगे। अब शाम को हम मीनो को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के साथ अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से मिलने आई होती है। शोजो को अपनी बॉडी पर काफी ज्यादा भरोसा होता है और अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए वो अपने बेटे से पंजा भी लड़ाता है। उसका बेटा बोलता है कि अगर आप जीत गए तो आपकी ट्रिप पर मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करूंगा। ये सुनते ही शोजो अपने बेटे को एक बार में ही हरा देता है। अब इन्हें शोजो के साथ एक दुकान में सामान ले रही होती है। शोजो देखता है कि सभी लोग उन्हीं को देख रहे हैं और अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं। वो बातें सुनकर
देखकर शोजे इने से थोड़ा दूर हट जाता है। इने इसको नोटिस कर लेती है और वो समझ जाती है। तब यहाँ एक सेल्समैन आकर शोजे से बोलता है कि आप अपनी पोती के लिए कुछ खरीदने आए हैं। लेकिन तब इने आगे आकर बोलती है कि ये मेरे पति हैं। और इसके बाद जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तब शोजे इने से माफी मांगने लगता है। अब घर पे शोजे देखता है कि इने का फेवरेट मैमडाई शुगर रखा हुआ है, लेकिन वो खा नहीं रही क्योंकि जब से वो दोनों जवान हुए हैं वो दोनों साथ में ही खाते थे। लेकिन अब शोजो नहीं खा सकता क्योंकि उसे डायबिटीज होने का डर है। पर पता नहीं इने क्यों नहीं खा रही। और अब शोजे इने से पूछ भी लेता है। इने बोलती है कि वो बाद में खा लेगी। और अब रात में शोजे के सो जाने के बाद इने वो खा रही होती है और सोचती है कि ये चीजें मुझे शोजे के सामने नहीं खानी चाहिए। पर तभी पीछे से शोजो आ जाता है और बोलता है तुम्हें खाते देखना मेरे लिए बेस्ट मेडिसिन है। जिसके बाद दोनों खुशी खुशी खाने लगते हैं। अब हमें इने अपना फ्लैशबैक बताती है कि जब उसके पेरेंट्स गुजर गए थे तब अपने मॉम के रिलेटिव्स के साथ रहती थी, लेकिन वहाँ उसे हमेशा ही अवॉइड किया जाता था और इसीलिए इने अपने काम को खत्म करने के बाद टेम्पल में बैठ जाती थी। लेकिन तब एक दिन वहाँ उससे मिलने शोजो आता है। तब इने के पेट से आवाज आने लगती है और तब शोजो उसे खाने के लिए कुछ देकर यहाँ से चला जाता है। इस चीज से इने थोड़ा इम्प्रेस हो गई थी। अगले दिन शोजो दोबारा आ जाता है। इने उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ दोबारा क्यों आए हो। शोजो से बताता है ये टेम्पल मेरे रास्ते में पड़ता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और अब वो इने के बगल में ही बैठ जाता है। अब हम शोजो को प्रेजेंट टाइम में एक सपने में देखते हैं जहाँ शोजो देखता है कि उसे ये सपना काफी दिनों बाद आ रहा है। और अब वो सोचता है कि आर ग्लास के उल्टा होने से वो वापस से बूढ़ा हो गया था, तो शायद उसे दोबारा से उल्टा करने से वापस से जवान हो जाए। और अब शोजो ऐसा ही करता है और अब अगली सुबह वो वापस से जवान हो जाता है। अब इने शोजे से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि हम दोनों कभी बूढ़े नहीं होंगे। शोजे इने को समझाता है और बोलता है मुझे लगता है कि जिस दिन सैंड खत्म हो जाएगी उस दिन हम वापस से बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन तब तक हमारे पास कुछ साल है और ये जवानी का टाइम मैं बस तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अब अगली सुबह हम गार्डन में उन्हीं दोनों लड़कों को देखते हैं। तब इन्हें उन दोनों को रोककर उनसे बोलती है कल इस गार्डन में केमिकल छिड़का जाएगा तो प्लीज यहाँ से मत आना कर। ये बताने के लिए वो लड़के इन्हें का शुक्रिया करते हैं। तभी शोजे यहाँ पर केमिकल छिड़कने वाला ट्रक ले आता है जो कि दिखने में बिल्कुल बच्चों की गाड़ियों जैसा है। नेक्स्ट सीन में हम शोजे को हिस्के के घर पर देखते हैं और हिस्के अपने पोते शोता पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि हिस्के ने अपनी मदद करने के लिए शोता को किसी को बुलाने के लिए कहा था, पर शोता तो यहाँ पर उसके सबसे बड़े दुश्मन को ही ले आया। पर अब हिस्के कुछ नहीं कर सकता। अब तीनों मिलकर बिना काम की चीजों को वहाँ से निकालने लगते हैं। तभी उन लोगों को वहाँ पर एक संदूक मिलता है जो देख हिस्के थोड़ा उदास हो जाता है। तब शोजे शोता को बताता है कि ये तुम्हारी दादी का है। हिस्के अब उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। अब हिस्के डिसाइड करता है कि वो इसे अपने घर ले जाएगा। अब थोड़े समय बाद शोजे हिस्के से पूछता है कि अब वो स्टोर रूम का क्या करने वाला है, जिस पर हिस्के उसे बताता है कि वो इसे तुड़वा देगा क्योंकि उसके बेटों ने टाउन में घर बना लिया है और वैसे भी यहाँ अब कोई नहीं रहना चाहता। अब हिस्के स्टोर रूम को तुड़वाने के लिए किसी को कॉल करने लगता है। तब यहाँ शोजो शोता से बातें करता है और उससे पूछता है कि क्या वो कभी यहाँ रहना चाहेगा। तब शोता उसे बताता है कि चाहे फ्यूचर में वो कितना भी बड़ा इंसान बन जाए लेकिन जो कुछ भी वो होगा वो सब कुछ इसी लैंड की वजह से होगा। और अब शोता बोलता है कि बड़े हो जाने के बाद वो अपने दादा का फार्म वापस स्टार्ट करेगा। हम देखते हैं कि ये बात हिस्के भी सुन लेता है और अब कॉल पर उस बंदे को स्टोर रूम तोड़ने के लिए मना कर देता है और रोने लग जाता है। इसके बाद हम शियोरी को देखते हैं जो कि थोड़ा उदास होती है क्योंकि उसने अपने दादा को अनजाने में ही अनपढ़ बोल दिया। तभी शियोरी देखते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर उसके दादा आ गए और अब वो छुपते छुपते अपने दादा का पीछा करने लगती है और पाती है कि उसके दादा हाई स्कूल की बुक्स पढ़ रहे हैं। तब शियोरी को याद आता है कि उसकी दादी ने उसे बताया था कि उसके दादा स्कूल तो पढ़ना चाहते थे लेकिन कुछ कारणों के कारण उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। और अब शियोरी अपने दादा को देखकर खुद भी पढ़ने लग जाती है। इसके बाद हम मीनू को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ उसके सारे दोस्त उसके दादा दादी के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। और अब वो मीनू से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे जानती हो। इस पर मीनू साफ मना कर देती है और अपने घर के लिए चली जाती है। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि मीनू शोता के साथ एक कैफे में होती है जहाँ मीनू शोता को अपनी प्रॉब्लम्स बताती है और शोता भी मीनू की सारी बातें सुनता है। अब मीनू शोता से बोलती है कि क्या कभी वो आगे इसी तरह से उसकी सारी बातें सुनेगा, जिस पर शोता बोलता है अगर तुम बताना चाहो तो मैं जरूर सुनूंगा। शोता के ये बोलते ही मूवमेंट थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। इसके बाद हम मीनू को अपने घर पर देखते हैं जहाँ अपने दादा दादी को कल्चरल फेस्टिवल के बारे में बता रही होती है, जहाँ फेस्टिवल के अंदर उसकी क्लास एक कैफे खोलने वाली है। और अब वो इन दोनों से आने के लिए पूछती है और ये दोनों मान जाते हैं। और अब हम सीधा कल्चरल फेस्टिवल को देखते हैं जहाँ शोजे और इने भी आए होते हैं। तभी कुछ बच्चे उनके लिए जूस लाते हैं लेकिन वो इने के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वो बच्चे इने को दूसरा ड्रेस देते हैं और हम देखते हैं कि ये तो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है। और अब जैसे ही शोजे इने को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। तभी शोजे को अपना वो वाला फ्लैशबैक याद आता है जब उसने इने से पूछा था कि जब इन्हें टोक्यो के गर्ल्स स्कूल में थी तब वो वहाँ पर क्या करती थी। इने ने बताया था कि वो स्कूल के अंदर अलग अलग प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती थी। और अब प्रेजेंट टाइम में शोजे इने से बोलता है क्या यहाँ पर तुम किसी को पसंद करती हो। इस पर इने साफ मना कर देती है और फिर हंसने लगती है और शोजे को बताती है कि 17 साल पहले भी टोक्यो स्कूल के अंदर
देखकर किसी ने उसे ऐसे ही अप्रोच किया था और इसीलिए वो अपनी हंसी को रोक नहीं पा रही। अब वो लोग मीनू के कैफे के अंदर होते हैं जहाँ पर श्रोता भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्लास ए अपने गार्डियन के साथ मिलकर रोमन की शॉप खोलती है, जिस वजह से सारे लोग वही जा रहे हैं। कुछ मैन तो यहाँ पर तब भी आ रहे हैं, लेकिन औरतें आती तो ऐसा बोलकर वो शोजो की तरफ देखते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनके कैफे के अंदर सारी ओल्ड लेडीज आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर शोजो है और वही सबको सर्व कर रहा है। और ये देखकर क्लास बी के तोते उड़ जाते हैं। अब इन्हें शोजो के साथ मिलकर स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स की फोटो देखती है, जहाँ वो हिस्के को तो देख लेती है, लेकिन उसे शोजे वहाँ नहीं दिखता। तब शोजे बताता है कि वो आगे पढ़ना चाहता था और तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शोजे के फादर उससे बोलते हैं, हमारे पास तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है और वैसे भी तुम हमारी फैमिली के बड़े बेटे हो, अब तुम्हें काम करना चाहिए। प्रेजेंट टाइम में शोजे इन्हें को बताता है अगर उस दिन शोजे ने ये फोटो खिंचाई होती तो शायद वो इन्हें से कभी नहीं मिलता, लेकिन जब ये फोटो क्लिक करी जा रही थी उस वक्त शोजे इन्हें के साथ टेम्पल में था। तभी ये दोनों देखते हैं कि इन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे दोनों ही शर्मा जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अब शाम के वक्त हम श्रोता को देखते हैं जो कि मीनू से अपने साथ बोनफायर में जाने के लिए पूछने चाहता है, लेकिन यहाँ मीनू के साथ इने भी है। तभी यहाँ पर शोजो आ जाता है, जिससे श्रोता एकदम से घबरा जाता है और अब शोजो मीनू को अंदर देखकर सारी सिचुएशन समझ जाता है और अब वो इने को यहाँ से ले जाने लगता है और श्रोता को बेस्ट ऑफ लक बोलता है। श्रोता मीनू को बॉनफायर के लिए पूछ लेता है और अब हम उन दोनों को बॉनफायर नाइट में डांस करते हुए देखते हैं। यहाँ इने शोजो से बोलती है कि उसे भी मीनू का डांस देखना है, लेकिन शोजो बोलता है कि हमें बच्चों के मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब रात के वक्त इन्हें अपने सपने में होती है, जहाँ उसे याद आता है कि उसे कल गवर्नर पेपर में साइन करना है, इसीलिए उन्हें वापस से अपने असली रूप में आना होगा। और अब जैसे ही वो आग ग्लास को पलटने वाली होती है, उसका पैर अपने कपड़े में फंस जाता है और वो सीधा आग ग्लास से टकरा जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि शोजो तो वापस से अपने असली रूप में आ जाता है और इन्हें को ग्रैंड माँ कहकर बुलाता है, पर हम देखते हैं कि इन्हें अपने जवानी के रूप में आ चुकी है और उसके बाल भी वापस से ब्लैक हो चुके हैं। इन्हें अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो रियलाइज करती है कि वो अपने समय से काफी आगे के समय में आ चुकी है और शोजो को देखकर बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, लेकिन मेरा नाम ही इने है। अब सुबह होते होते शोजे इने को सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इने को कुछ भी याद नहीं आता। लेकिन अपनी हाथ में वेडिंग रिंग को देखकर उसे ये तो समझ में आ जाता है कि जो भी शोजे बोल रहा है शायद वो सच हो। अब इने शोजो से बोलती है, तो तुम्हारे हिसाब से मैंने ही तुमसे शादी के लिए पूछा था, यानी कि मुझे तुमसे प्यार था, तो अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा मुझे खुद से प्यार कराओ। इसके बाद शोजे इने को खाना खाने के लिए बोलता है। इने को खाने का टेस्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद वो लोग पूरा खाना खा लेते हैं। बर्तन धोते वक्त शोजे इने को बताता है कि हम दोनों ने काम को आपस में बांट लिया था। ये सुनकर इन्हें थोड़ा हैरान हो जाती है कि घर का ओनर ही सारे काम कर लेता है। अब रात होने पर शोजे इन्हें को आर्ट ग्लास के बारे में समझाता है, लेकिन इन्हें को समझ में ही नहीं आता कि आर्ट ग्लास आखिर होता क्या है। शोजे से बोलता है कि तुम बस एक बार सो जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अब अगली सुबह शोजे भी वापस से जवान हो जाता है, लेकिन वो हैरान होता है कि इन्हें को आर्ट ग्लास का कोई भी सपना नहीं आया। लेकिन यहाँ इन्हें भी शोजे को देखकर एकदम हैरान हो जाती है। अब शोजे थोड़ा उदास हो जाता है, तब इन्हें खुद ही रियलाइज करती है कि शोजे को उदास देखकर वो भी थोड़ा उदास हो चुकी है। अब थोड़े समय बाद शोजे इन्हें को अपनी फैमिली फोटो दिखा रहा होता है ताकि इन्हें को कुछ याद आ सके, पर तभी शोजो को याद आता है कि आज उसकी फैमिली उससे मिलने आने वाली है। इन्हें इस पर बोलती है कि मैं आज ग्रैंड माँ बनने की एक्टिंग कर लूंगी और थोड़ा तुम संभाल लेना। अब मीनो आकर देखते है कि उसकी दादी के बाल ब्लैक हो चुके हैं और अब जैसे ही उनका बेटा योशियाकी कुछ बोलता है, इन्हें अपने पुराने टोन में बोलने लगती है, जो सुनकर योशियाकी थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन तभी शोजे सिचुएशन संभाल लेता है। इन्हें मीनो को देखने लगती है और सोचती है कि ये मेरी पोती है, इसके अंदर मेरा ब्लड है, ये कितनी क्यूट है, और उसे टाइट की हक कर लेती है और छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। रात में इन्हें को सब्जियां काटना भी नहीं आ रहा होता। तब शोजे बोलता है कि क्या आप ये भी भूल चुकी हो। इन्हें बताती है कि उसे घर में नौकर थे खाना बनाने के लिए, और अब वो शोजे से बोलती है कि अगर आपको खाना बनाना आता है तो मुझे सिखाइए। शोजे अब उसे सिखाने लगता है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें योशियाकी के फुल मार्क्स आए होते हैं। इससे इने और शोजो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन यहाँ प्रेजेंट टाइम में योशियाकी का बॉस उसे और भी ज्यादा मेहनत करने के लिए डांटने लगता है, और यही सारी बातें योशियाकी अपने फादर और मदर को बता रहा होता है और बोलता है कि जल्द ही कंपनी बंद होने वाली है। शोजो बोलता है कि तुम जब चाहो हमारे यहाँ आकर काम कर सकते हो, लेकिन योशियाकी इसके लिए ये कहकर मना कर देता है कि मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। तब इन्हें योशियाकी का हाथ पकड़कर उसे समझाते हुए बोलती है, तुम्हारे सीनियर्स बस तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम जब चाहे यहाँ पर आ सकते हो, चाहे तुम जितने भी बड़े हो जाओ, पर तुम हमेशा ही हमारे बेटे रहोगे। और अब थोड़े समय बाद शोजो के यहाँ से जाने के बाद योशियाकी बोलता है, आप मुझे मेरी मॉम नहीं लग रही। ये सुनकर इन्हें एकदम हैरान हो जाती है और योशियाकी आगे बोलता है, आप मेरी मॉम हो भी, लेकिन पता नहीं आप मुझे लग नहीं रही। पर तब इन्हें उसके सर पर हाथ रखती है। इसके बाद अगले दिन शोजे इन्हें को उसी टेम्पल में लेकर जाता है जहाँ वो दोनों मिले थे। यहाँ इन्हें ये मानने को तैयार नहीं होती कि उसने ही शोजो से अपनी शादी के लिए पूछा था, लेकिन इन्हें बोलते हैं कि चलो उसी मोमेंट को क्रिएट करते हैं ताकि मुझे कुछ याद आ सके। और अब वो दोनों सेम मूवमेंट करने लगते हैं और एक दूसरे का हाथ टच कराते हैं, पर तब इन्हें अपना हाथ हटा लेती है और बोलती है, ये तो काफी ज्यादा शर्मनाक है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें इन्हें अपनी बड़ी बहन से बोलती है कि क्या मैं आपके पास सो सकती हूँ। और अब प्रेजेंट टाइम में इन्हें अपनी बड़ी बहन के सामने होती है और बताती है जैसे ही उसे अपनी बहन के बारे में पता चला वो दौड़कर यहाँ आ गई।
लेकिन इसकी बड़ी बहन को सिर्फ अपने मदर के बारे में याद है। इन्हें देखते हैं कि उस मूवमेंट से शोजे ने उससे कुछ नहीं बोला है, बस उसके बगल में बैठा है। तब इन्हें शोजो को पकड़ लेती है। आगे इन्हें सबसे बोलते हैं कि मेरी बहन को पियानो बजाना बहुत पसंद है, जिस पर नर्स उसे बताती है कि वो रोज यहाँ आती तो है लेकिन कभी बजाती नहीं है। तब इन्हें अपनी बहन के पास जाकर पियानो प्ले करने लगती है और पास्ट को याद करने लगती है जहाँ उसकी बहन ने उससे बोला था तुम जो भी प्ले करोगी मैं उसे दोहराऊंगी। और अब अचानक से इन्हें की बहन भी पियानो प्ले करने लगती है। ये देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। इन्हें की बहन बोलती है मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन तुम काफी अच्छा बजाती हो। ये सुनकर इन्हें रोने लग जाती है और अब दोनों काफी घंटों तक पियानो बजाती हैं। अब इन्हें घर पर अकेले खाना खा रही होती है। इन्हें बताते हैं कि कुछ हफ्ते बीत चुके हैं लेकिन उसने बस कुछ बेसिक चीजें सीख ली है। लेकिन इस समय के दौरान शोजे ने कभी भी उसके साथ गलत बिहेव नहीं किया और जब वो घर पे नहीं होता तब इन्हें बेचैन हो जाती है। इन्हें बोलती है कि उसे ऐसा फील तो नहीं होना चाहिए था, पर वो चाहती है कि वो जल्दी से घर आ जाए। और तब हिने को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है और हम देखते हैं कि आग ग्लास वापस से ठीक हो जाता है। और अब इन्हें को पूरी तरह से याद आ जाता है कि 16 साल पहले उसने उससे शादी के लिए पूछा था, लेकिन जिन रिलेटिव्स के साथ वो रहती थी उन्होंने उससे मिलने के लिए मना कर दिया। लेकिन जब कुछ टाइम बाद शोजो उससे मिला तो उसने बताया कि उसके फादर के साथ उसकी एक लड़ाई हो गई। इसके कुछ समय बाद इन्हें बीमार पड़ जाती है, लेकिन शोजो उसका इलाज करवाता है और उसके हर हॉस्पिटल के बिल को भी भरता है। इन्हें शोजो से बोलती है कि मेरे साथ रहकर तुम्हें बस दुख ही मिलेगा। इस पर शोजो बोलता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुमसे प्यार किया है और जीवन के आखिरी छोर तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं हमेशा ही तुम्हें खुश रखूंगा। और अब प्रेजेंट टाइम में इन्हें बोलती है उसने अपने प्रॉमिस को निभाया। तभी शोजो भी घर आ जाता है और इन्हें भागकर उसे हग कर लेती है और उसके बाल वापस से व्हाइट हो जाते हैं। और इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है और हम मिलेंगे पार्ट 2 में, जिसे मैं जल्दी अपलोड करूंगा।